टॉपिक है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। उसमें भी एक टॉपिक है ग्लाइकोलिसिस। तो मेन फोकस ग्लाइकोलिसिस में होगा। उससे पहले की थोड़ी सी अपडेट देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट? उसमें कार्बोहाइड्रेट यानी पहली चीज़ क्या आ गई, ग्लूकोज। तो डिग्रेडेशन ऑफ ग्लूकोज ये मेनली एनर्जी प्रोवाइड करवाता है 5 मेजर फेजेस में, जिसमें से कौन कौन सी? ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम एंड कीमोऑस्मोटिक एटीपी सिंथेसिस। आज हम सिर्फ ग्लाइकोलिसिस पे ही फोकस करेंगे। ग्लाइकोलिसिस अकर इन अ साइटोप्लाज्म एंड इन एन ऑर्गेनिक प्रोसेस। मतलब ये एयर की अब्सेंस में, ऑक्सीजन की अब्सेंस में रिएक्शन होती है। जबकि कंपेयर करें तो क्रेब्स साइकिल या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है और क्रेब्स साइकिल वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है। और ये दोनों ही एरोबिक होती है, यानी इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि हमने पढ़ा है लास्ट सेमेस्टर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंड प्रोडक्ट हाफ ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आयन रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस की। ये जो प्रोसेस होती है ग्लाइकोलिसिस, इसमें 6 कार्बन की चेन मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज, जो कि हाइड्रोलाइज होता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन चेन जैसे पायरुवेट। यानी एक मॉलिक्यूल लेंगे, जब रिएक्शन स्टार्ट होगी वो 6 कार्बन का ग्लूकोज होगा और एंड प्रोडक्ट में मिलेंगे 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के। और इस पूरी प्रोसेस में क्या होता है? हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। फर्स्टली ग्लाइकोलिसिस डिस्कवर्ड करी गई थी 1930 में बाय गुस्टेव एम्बेडेन एंड ओटो मेहॉफ के द्वारा। तो इसको ग्लाइकोलिसिस के अलावा इसका अनदर नेम क्या है? एम्बेडेड मेहॉफ पाथवे, ठीक है। और इसको कोई भी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इट इन्वॉल्व सिंगल ऑक्सीडेशन एंड रिलीज स्मॉल अमाउंट ऑफ केमिकल एनर्जी टू द सेल इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। मतलब ये सिंगल ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है और इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन किस प्रोसेस में होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और एनर्जी जो होती है बहुत स्मॉल अमाउंट में रिलीज़ होती है। Certain bacteria entirely depend on only glycolysis for their energy requirement। और तो और जो skeleton muscles होती हैं, skeleton muscles also depend heavily on glycolysis ड्यूरिंग एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी हो जाती है। व्हेन ऑक्सीजन सप्लाई सम इनसफिशिएंट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अब ग्लाइकोलिसिस का डिस्कशन करते हैं। इसमें 9 स्टेप्स होते हैं, इसको ब्रीफली मैं बताऊँगी, ओके। तो सबसे पहले ग्लूकोज जो 6 कार्बन यूनिट का था, ठीक है। ये रिएक्शन स्टार्ट होगी साइटोसॉल में ऑक्सीजन के अब्सेंस में। यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हुआ। फॉस्फोराइलेशन वो प्रोसेस होती है जब हम कहीं से फॉस्फेट ग्रुप लेकर कहीं और अटैच करते हैं। और यहाँ पे हम जो फॉस्फेट ग्रुप अटैच करेंगे वो कैसे लेंगे? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट से एक फॉस्फेट जब हम ले लेंगे तो ट्राईफॉस्फेट से वो कन्वर्ट हो जाएगा एडिनोसिन डाईफॉस्फेट में प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये जो प्रोसेस हुई एटीपी से एक फॉस्फेट का निकलना, और ये फॉस्फेट अटैच होगा ग्लूकोज के 6 कार्बन पे, जिससे फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन जो हुई वो फॉस्फोराइलेशन हुई। और रिएक्शन में जिस एंजाइम ने यूज़ किया उसको बोलेंगे हम हेक्सोकाइनेज। और हेक्सोकाइनेज का कोफैक्टर होता है मैग्नीशियम आयन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी पहली रिएक्शन क्या हुई? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यहाँ पे इसने एक एटीपी को यूज़ किया। फिर दूसरी रिएक्शन हमारी हुई यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट हुआ। रिएक्शन क्या हुई? रीअरेंज हुई। और यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज़ हुआ? फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये एल्डिहाइड शुगर थी ग्लूकोज, जो कि अब किस में कन्वर्ट हो गई? कीटोन शुगर में, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बना? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। और यहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप आया हम पीछे की रिएक्शंस में देखेंगे, 6 पे ऑलरेडी फॉस्फेट था। फर्स्ट प्राइम पे फॉस्फेट लगाने के लिए हमें कहीं ना कहीं, यहाँ अगर हम फॉस्फेट अटैच कर रहे हैं तो कहीं से तो हम फॉस्फेट लेंगे। तो वो फॉस्फेट हम कहाँ से लेंगे? फिर अगेन एटीपी से। एटीपी कन्वर्ट होगा एडिनोसिन डाईफॉस्फेट पे। रिएक्शन कहलाएगी फॉस्फोराइलेशन और उस रिएक्शन को हेल्प करवाएगा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज।
ठीक है। तो हम यहाँ तक कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है जहाँ पे वो टोटल 2 ATP मॉलिक्यूल को यूज़ कर रहा है उसको बोलते हैं प्रिपरेटरी रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज से जब पायरुवेट बनना है उस प्रोसेस के लिए जो बीच के मॉलिक्यूल है वो अपने आप को रेडी कर रहे हैं। और इस रेडी करने के लिए कभी भी हम कोई चीज़ को जब किसी चीज़ को बिजनेस करते हैं तो हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती ना, तो यहाँ पर उसने 2 ATP एज अ इन्वेस्ट करे हैं। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। और यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, जिसको हाल्ट भी कहते हैं ग्लाइकोलिसिस का। अगर फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज नहीं होगा तो ग्लाइकोलिसिस रन ही नहीं होगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं कंडेंसेशन और क्लीवेज, 2 चीज़ याद रखिएगा। फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट बिसफॉस्फेट कन्वर्ट होगा ये यहाँ पे तक कितने कार्बन का था, 6 कार्बन का कंपाउंड था। अब ये कन्वर्ट होगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में और 3-फॉस्फोग्लिसरेडिहाइड में। ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट 3 कार्बन का होता है और 3-फॉस्फोग्लिसरेडिहाइड भी 3 कार्बन का होता है। टोटल हमारे पास 6 कार्बन थे जो अब डिवाइड हो जाएंगे 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में, जिनमें से एक का नाम है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और एक का नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरेडिहाइड। इस रिएक्शन में को क्या बोलेंगे, क्लीवेज रिएक्शन। मतलब रिएक्शन क्या कहलाएगी, क्लीवेज, क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन को तोड़कर 2 3 कार्बन के कंपाउंड बनाए जा रहे हैं। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होगा उसे बोलेंगे एल्डोज। एल्डोज अगर जब ग्लाइकोलिसिस में हो रहा तो एल्डोज क्लीवेज के फॉर्म में काम करेगा, और जब ग्लूकोनियोजेनेसिस में एल्डोज होगा तो वो काम करेगा कंडेंस के फॉर्म में। ये याद रखिएगा, यानी ये लाइएज की तरह काम करेगा, कट करने का काम कर रहा है इस जगह। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें 2 मॉलिक्यूल मिल गए, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और 3-फॉस्फोग्लिसरेडिहाइड। अब रिएक्शन तो कंटिन्यू चलनी है, तो यहाँ पे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3-फॉस्फोग्लिसरेडिहाइड में। ओके, 3-फॉस्फोग्लिसरेडिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और उस एंजाइम के रीअरेंजमेंट होने पे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो 3-फॉस्फोग्लिसरेडिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है उस जगह कौन सा एंजाइम हेल्प करेगा, फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज। आइसोमरिक उसे बोलते हैं, आइसोमर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जब सिमिलरिटीज़ होती है तो उसे आइसोमर्स बोलते हैं। यानी यहाँ पे भी 3 कार्बन का, यहाँ पे भी 3 कार्बन का, तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट 3-फॉस्फोग्लिसरेडिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और आप यहाँ तक कि देखिएगा ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो बन रहा था वहाँ पे रिएक्शन, अच्छा इसको मैं बाद में डिस्कशन करूँगी। ठीक है, फिर आपके पास क्या आ गए, 3-फॉस्फोग्लिसरेडिहाइड। अगर ये कन्वर्ट हो गया तो हम ये बोल सकते हैं 2 × 3, यानी अब हमारे पास जब डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो गया 3-फॉस्फोग्लिसरेडिहाइड में, तो ये 2 कंपाउंड हो गए 3-3 मॉलिक्यूल के 3-फॉस्फोग्लिसरेडिहाइड। अब ये कन्वर्ट होगा 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरेट में। ये रिएक्शन जो कहलाएगी फॉस्फोराइलेशन। अगेन यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप आएगा। ठीक है, और वो फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से आएगा, ये फॉस्फेट ग्रुप आता है जो आपका ये एंजाइम होता है 3-फॉस्फोग्लिसरेडिहाइड डिहाइड्रोजनेज। ये यहाँ पे अपना फॉस्फेट ग्रुप देता है और NADH और इसके हाइड्रोजन आयन जो होता है इसका कोफैक्टर सिस्टीन होता है, और इसके पास हाइड्रोजन आयन एक्स्ट्रा होता है। जो हाइड्रोजन आयन ये NAD मॉलिक्यूल को दे देता है, मतलब यहाँ पे इन्होंने लिया 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और 2 NAD मॉलिक्यूल। NAD कोफैक्टर है। इस एंजाइम में 3-फॉस्फोग्लिसरेडिहाइड डिहाइड्रोजनेज में 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होते हैं और एक हाइड्रोजन आयन। तो 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो होते हैं वो लग जाते हैं फर्स्ट प्राइम में। जब फॉस्फेट ग्रुप लग जाएगा तो जो अभी तक 3-फॉस्फोग्लिसरेडिहाइड था वो हो गया 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरेट। और यहाँ पे NAD के साथ हाइड्रोजन आयन रिलीज़ हुआ जो इस एंजाइम से, वो यहाँ पे लग जाएगा और हमें कोफैक्टर क्या मिल जाएगा, बाई प्रोडक्ट क्या मिलेगा, NADH। और रिएक्शन का बाई प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरेट मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, फिर अब 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरेट, यहाँ पे इस रिएक्शन को यहाँ से अब हमको ये फॉस्फेट ग्रुप हटाना है, तो इसको क्या बोलेंगे, डीफॉस्फोराइलेशन। और ये फॉस्फेट ग्रुप हटेगा जब यहाँ से, तो कहीं ना कहीं तो जाएगा। जैसे हमने ऊपर की रिएक्शन में पढ़ा था, जब फॉस्फेट चाहिए था तो हम ATP से ले रहे, अब ये फॉस्फेट हटाना है तो हमने यहाँ पे फॉस्फेट किसको दे दिया, ADP को दे दिया। और ADP ने फॉस्फेट लेते ही वो किस में कन्वर्ट हो गया, ATP में। एनर्जी देने लगी रिएक्शन। अभी तक हमने 2 ATP लगाए थे, पर इन दोनों रिएक्शन में हमें NADH के फॉर्म में एनर्जी गेन हुई और ATP के फॉर्म में एनर्जी गेन हुई। ठीक है, और ये रिएक्शन 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरेट बन गया।
और जब ये एटीपी रिलीज़ हुआ तो इससे 1 प्राइम से एटीपी हट जाने के कारण ये क्या बन गया, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। और यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज़ हुआ, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। ठीक है, अब यहाँ पे काइनेज का काम हमेशा फॉस्फेट अटैच करना होता है, ये याद रखिएगा। इसने यहाँ से फॉस्फेट हटाया और यहाँ पे अटैच कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा, बाई प्रोडक्ट 3 फॉस्फोग्लिसरेट। 3 फॉस्फोग्लिसरेट, यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंस होगा फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज, रिएक्शन कहलाएगी रीअरेंजमेंट, क्योंकि यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज की कोफैक्टर होता है हिस्टिडीन, जो कि 3 फॉस्फोग्लिसरेट से एटीपी को मूव करवाता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। रिएक्शन इतनी सिंपल नहीं होती है, इसको जब ब्रीफ में जाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे हिस्टिडीन, यहाँ पे ऑलरेडी एक पुराना हिस्टिडीन होता है जिसके पास फॉस्फेट ग्रुप होता है, वो अपना फॉस्फेट देगा 2nd प्राइम ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट को और इनका 3rd प्राइम का फॉस्फेट ग्रुप ले लेता है। ये रिएक्शन बहुत ब्रीफ में चली जाएगी, तो आप सिर्फ इतना याद रखिए, फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज के प्रेजेंस में 3 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। ठीक है, रिएक्शन जो होगी वो रीअरेंजमेंट कहलाएगी। अब यहाँ पे 2 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होंगे और रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इनोलेज, और रिएक्शन क्या कहलाएगी, डिहाइड्रोजनेज, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हो रहे हैं। फिर यहाँ पे फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में से इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट काइनेज प्रोडक्ट बनेगा हमारा पायरुवेट, जो कि हमें चाहिए था। कितने पायरुवेट, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट, हर जगह 2, क्योंकि आप देखेंगे मैंने यहाँ पे 2 लगाया हुआ है। और ये रिएक्शन डीफॉस्फोराइलेट कह रहा है, क्योंकि यहाँ मैं बोली 2 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, यानी 2nd प्राइम पे फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। उस फॉस्फेट ग्रुप को जब हम हटाएंगे तो जब पायरुवेट काइनेज की प्रेजेंस में वो फॉस्फेट ग्रुप हटेगा तो कहीं ना कहीं तो वो फॉस्फेट ग्रुप लगेगा, तो वो फॉस्फेट ग्रुप लगेगा जाके अगेन एटीपी के फॉर्म में, एटीपी में लग के वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको प्रेइंग रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये प्रिपरेटरी और ये पेइंग रिएक्शन होती है, यानी कि यहाँ पे तो उसने एटीपी लिए अपने अरेंजमेंट के लिए, बिज़नेस ने इन्वेस्ट किया, फिर जब बिज़नेस ने हमें रिटर्न लौटाना स्टार्ट किया तो हमें यहाँ पे जब हम एटीपी लगा रहे हैं और हमें इन्वेस्टमेंट में एटीपी लगा रहे हैं तो रिटर्न में भी हमें क्या मिल रही है, एनर्जी एटीपी और एनएडीएच के फॉर्म में। पर यहाँ पे हमें 2 तो 4, टोटल 4 एटीपी मिले और 2 एनएडीएच मिले, क्योंकि यहाँ पे जो 2 फॉस्फोग्लिसरेट था एक मॉलिक्यूल, वो डाईहाइड्रोक्सी एस्टोन फॉस्फेट के इसमें परिवर्तित हो जाने के बाद ये भी 2 मॉलिक्यूल हो गए। अब ये आ गई बात टॉपिक। अब ये याद रखिएगा, कभी भी आपने देखा कि रिएक्शन के बीच के जितने प्रोडक्ट होते हैं और जितने एंजाइम होते हैं वो सब साइटोसॉल में डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस के। पर कभी भी ग्लूकोज, ये जो स्टार्टिंग प्रोडक्ट था और एंड प्रोडक्ट, इनमें फॉस्फेट नहीं अटैच है। क्यों? क्योंकि फॉस्फेट का मॉलिक्यूलर साइज़ बड़ा होता है और वो ईज़िली मेम्ब्रेन को ट्रांसफ़र नहीं कर पाता, क्योंकि पायरुवेट ही हमारा अब सेकेंड रिएक्शन जो होगी, चाहे वो क्रेब साइकिल की हो, चाहे पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन हो, चाहे एटीएस, ये सब माइटोकॉन्ड्रिया में होंगी। और माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर मेम्ब्रेन तो ईजिली परमेबल कर पाएगा पर इनर नहीं कर पाएगा। इसीलिए कभी आपने देखा पायरुवेट में फॉस्फोइनॉल पायरुवेट सिंपल पायरुवेट में कन्वर्ट होने से पहले उसने अपने फॉस्फेट ग्रुप को हटा दिया, ठीक है। और स्टार्टिंग रिएक्शन में भी ग्लूकोज ईजिली परमेबल हो सके हर सेल वॉल से, इसीलिए इसमें भी कोई अनदर मॉलिक्यूल अटैच नहीं होता है। इतना समझ में आया? ठीक है। अब बात करते हैं कि कितने मॉलिक्यूल हमने यूज़ करे और कितने मॉलिक्यूल हमने मिले। ठीक है, एक ग्लूकोज लिया था, 2 एटीपी यूज़ किए थे। कहाँ कहाँ यूज़ किए थे? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने में और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बनाने में। 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और 2 NAD लिए। कहाँ? 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनाने में। ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट बनाने के लिए। फिर हमने 4 ADP यूज़ किए। कहाँ कहाँ? 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनाने में और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुवेट बनाने में। फिर हमें मिला क्या? 2 पायरुवेट मिले, 2 ADP निकलते हैं। कहाँ? वहीं जहाँ पे 2 ATP हमने यूज़ किए थे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने में और फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनाने में। 2 HIN और 2 NADH निकले थे। कहाँ निकले थे? 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट बनाने में। और 2 वाटर मॉलिक्यूल निकले थे। कहाँ निकले थे?
2 फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनाने में, जो रिएक्शन हमारी डिहाइड्रोजनेस थी। और 4 ATP बने थे, कहाँ बने थे, 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनाने में और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुवेट बनाने में। अब हम सबको अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम करेंगे तो रिएक्शन कट होगी, 2 ATP से, यहाँ से ATP से ATP कट होगा, यहाँ ADP से ATP। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या मिली, हमने लगाया 1 ग्लूकोज, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, 2 NADH, 2 ADP, हमें मिला क्या, बाई प्रोडक्ट 2 पायरुवेट, 2 हाइड्रोजन आयन, 2 NADH प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल प्लस 2 ATP। तो ओवरऑल क्या हुआ, उन्होंने क्यों बोला कि ग्लाइकोलिसिस एनारोबिक रिएक्शन है, कहीं पे भी आपको ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है और ये बहुत कम अमाउंट में ATP जनरेट करती है। तो हमें ओवरऑल ATP कितने मिल रहे हैं, 2 ATP ही तो फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को देखना, अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछना, ठीक है।